दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में सिर्फ एक ही बात जो मैं आपको आज समझाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, आसान भाषा में आप और हम जरा आज समझेंगे और जो डिबेट भी करेंगे तो मूल विषयों पर करेंगे। तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड, क्या है यह वक्फ बोर्ड? जी, क्या है वक्फ? वक्फ कोई बोर्ड है, वक्फ कोई कमेटी है, वक्फ कोई कंपनी है? किसने बनाया, कैसे बना, किस लिए बना, किसकी मदद के लिए बना? ये वो सारे सवाल हैं जो कि इस राजनीति में कहीं खो गए। लोगों को यह पता है कि बीजेपी या विपक्ष, बीजेपी यह समझाना चाहता है आपको कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ कोई एक बहुत बड़ा ऐसा कदम ले रही है, मानो कि जैसे किसी का घर छीन रही हो बीजेपी, मानो कि वक्फ बोर्ड जो कि मुसलमानों का एक संस्था है, उसकी पूरी शक्ति ले ली हो, उसको शक्ति विहीन कर दिया हो। यह समझा रहा है विपक्ष, कह रहा है कि यह मुसलमानों के खिलाफ है, कह रहा है कि यह जो हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह की सरकार कर रही है, वो पूरी तरह एंटी मुस्लिम है। यह दावा है किसका? विपक्ष का, विपक्ष का। इसीलिए एक बार फिर उस स्टार्टिंग ग्राफिक पे जाते हैं कि क्या है वक्फ, व्हाट इज वक्फ और क्या है वक्फ बोर्ड, यह समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप बहस कर सके, इससे पहले कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि जो भारतीय जनता पार्टी ये बिल ला रही है वो सही है या गलत है, वो मुसलमानों के पक्ष में है या खिलाफ है, वो अमीरों के खिलाफ है या उन लोगों के खिलाफ जिसने इस बिल का या इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके गरीब लोगों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा कराया, या ये उनके खिलाफ है। इसको समझने के लिए तो आइए जरा देखते हैं क्या है वक्फ बोर्ड। देखिए, जो वक्फ बोर्ड है ये भारत की एक ऐसी संस्था है जो कि एक ऐसा बोर्ड है जो कि तीसरे नंबर पे आता है जब आप जमीन की बात करते हैं। इससे ऊपर दो ही और बोर्ड हैं, एक है डिफेंस डिपार्टमेंट और रेलवेज। 8.7 लाख प्रॉपर्टी, जो कि 9.4 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़ पूरे भारतवर्ष में 8.7 लाख प्रॉपर्टियां इस वक्फ बोर्ड के बाद है, जो कि ये तीसरे नंबर पे आता है रेलवे और सेना के बाद। तो सोच लीजिए क्या है वक्फ बोर्ड, व्हाट इज वक्फ बोर्ड। ये समझना इसलिए जरूरी है दर्शकों क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए की, 1.2 लाख करोड़। ये जो इस पूरे देश में, हमारे देश में 30 और 2 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिसमें 2 शिया वक्फ बोर्ड हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, और ये 200 इंडिविजुअल्स हैं, करीबन 200 व्यक्ति हैं। मैं आपको आज बताता हूं, सबसे पहले जो ये आया वो आजादी से पहले आया, अंग्रेज लाए। अंग्रेज जब लेके आए इसको, मुसलमान वक्फ बोर्ड के नाम से आया है 1923 में। उसके बाद जब 1995 में 1995 में इसको ऑल्टर किया गया। उससे पहले दर्शकों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 1985 में भी इसके साथ छेड़खानी हुई थी, तब भी लोगों ने कहा गलत है। लेकिन 2013 में जो हुआ, इन 2013, एंड आई एम आस्किंग फ्रॉम माय टीम, माय रिसर्च इज नॉट हियर विद मी, कैन आई हैव माय रिसर्च। 2013 में दर्शकों, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 2013 में कुछ ऐसी शक्तियां दी गई, कुछ ऐसी स्पेसिफिक शक्तियां इस वक्फ बोर्ड को, कि 2013 से पहले सिर्फ अगर कोई मुसलमान, क्योंकि वक्फ बोर्ड को कपूर तो मानेगा नहीं, खान मानेगा, इसमें क्लैरिटी है। तो 2013 से पहले कोई भी हमारे मुसलमान भाई की प्रॉपर्टी या वो
भगवान अपने आराध्य के नाम पे वक्फ बोर्ड को डोनेट कर सकते हैं, जो कि आजीवन ताउम्र हमेशा के लिए, वो व्यक्ति रहे या ना रहे, उसकी अगली पीढ़ी आए या ना आए, वो वक्फ बोर्ड के पास रहेगी। वो जमीन विल स्टे विद वक्फ बोर्ड फॉरएवर। 2013 में सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया गया, उसमें से मुस्लिम शब्द हटा लिया गया, मुसलमान शब्द हटा लिया गया, एंड एनी इंडिविजुअल कर दिया गया। एनी इंडिविजुअल, इसका मतलब कोई भी। वक्फ बोर्ड के बोर्ड में जितने लोग हैं उनका मन है, आपका घर पसंद आया, बोलेंगे ये हमारा है। कोई कोर्ट भारत, जी हां, ये भारत की बात हो रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, कोई कोर्ट नहीं, किसी कोर्ट की पावर वहां नहीं चलेगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने बोल दिया। 2013 में यह हो गया था। आप समझ रहे हैं? कितने हजारों केस हैं, हजारों लाखों केस हैं जो इस समय पेंडिंग है। आपको पता है 80,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर विवाद चल रहा है। कितने पॉइंट्स, भारतवर्ष में एक ग्राफिक है गर्मा, कि पूरे देश में कितनी कंट्रोवर्सीज चल रही है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लेकर। आप समझिए, रेलवे और डिफेंस, यानी रेलवे और हमारी सेना के बाद किसी के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो ये वक्फ बोर्ड है। बहुत अच्छी बात है अगर ये सही चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन क्या हो रही है, इसीलिए पूर्व सरकार ने, यूपीए कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई थी, शाजिया जी, और आज किरण रिजिजू जी ने जब बोलना शुरू किया तो यही कहा, जो आप करना चाह रहे थे वो हम कर रहे हैं। जो आपकी विपक्ष को बोलते हुए कहा दर्शकों कि जो आप नहीं कर पाए वो हम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो पूछता हूं मैं, कैसे? इसमें सिर्फ इतना बदलाव है जो मेजर बदलाव है, आर्टिकल 40 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मेरे पास अभी भी मेरी रिसर्च नहीं पहुंची है, कहीं रह गई, कि भाई इसमें जो आर्टिकल 40 है उसको चेंज कर दिया गया। उसके अंदर बोर्ड को हटा के कलेक्टर डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ को मिलती है कि नहीं। अगर वक्फ बोर्ड ने बोला कि रामकृपाल जी का घर या नाहिद लहरी जी का घर या ऐश्वर्या कपूर का घर या प्रियंका भाटी जी का घर या शाजिया जी का घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो वो कौन करेगा? वो कलेक्टर तय करेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तय करेगा। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक वायरल चल रहे हैं, एक जज साहब हैं, वो पूछ रहे हैं लॉयर से कि भैया ये बताओ जरा, शाजिया जी बहुत वायरल है वो वीडियो, कि भाई ये बताओ कि 1989 तक तो ये रिजर्व प्रॉपर्टी थी, ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट था, ये अचानक वक्फ बोर्ड का कैसे हो गया? वो समझाते हैं, नहीं जी नोटिफिकेशन आ गया। तो बोलते हैं कल को तुम्हारी प्रॉपर्टी के नाम पे नोटिफिकेशन निकाल दूंगा तो तुम्हारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ऐसा आर्बिट्री पावर थी वक्फ बोर्ड के पास, अभी भी है, क्योंकि ये बिल जेपीसी में जा रहा है। ये अलग राजनीतिक खिचड़ी है वहां पे, कि दिखाने के लिए क्या टीडीपी और जेडीयू ने सिर्फ किया है और रियलिटी में नहीं किया, क्योंकि अगर सचमुच नंबर्स तो हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पास तो क्यों नहीं लाए। लेकिन आप समझिए, वक्फ बोर्ड के पास ये ताकत है कि उंगली दिखाएंगे, सिर्फ जैसे पिक्चरों में नहीं होता था हमारे, कि एक व्यक्ति है उसने बोला ये घर मुझे पसंद आ गया, मेरा हो गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई कहीं कुछ सुनवाई नहीं। एंड प्रियंका जी आप हंस तो रही है, बट दैट्स द रियलिटी मैम, इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी चैलेंज। ऐसा था नियम 2013 में, सिर्फ इतना छोटा सा चेंज किया गया था। कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन एयर, फुल पैनल, कि भाई मुस्लिम इंडिविजुअल को हटा के एनी इंडिविजुअल कर दिया। इसी पे डिबेट है। शाजिया जी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ हैं, आरजेडी से प्रियंका भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी से नाहिद लहरी खान जी हैं, और रंगरेज साहब है ऑल इंडिया मुस्लिम AIMIM से। मैं सिर्फ 30 सेकंड का ये मोन्टाज चला रहा हूं, रिएक्शन शाजिया जी, एंड देन आई एम कमिंग फॉर अ डिबेट टू ऑल ऑफ यू। सिर्फ ये रिएक्शन कि आज किस नेता ने क्या बोला संसद में, सिर्फ ये मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। 30 सेकंड्स में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू। मोन्टाज। मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला
जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है, सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। पूछता है भारत। शाजिया जी, सिर्फ मुझे ये बताइए मैम, 1 मिनट के लिए सारी पार्टी छोड़ दीजिए, मैं ऊपर लिख भी नहीं रहा हूं कौन कौन सी पार्टी का, हम सब हिंदुस्तानी है फॉर अ सेकेंड। एंड गरिमा जी प्लीज मत चलाइएगा चिकलेट किसी के भी नाम की। कि शाजिया जी, क्या कलेक्टर को ताकत देने से ये भारत के, हमारे देश के मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है मैम? इस वक्फ बोर्ड के साथ जो ट्वीकिंग हुई है, मैं शाजिया इल्मी एज एन इंडिविजुअल से भी पूछ रहा हूं आज मैम। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि देश में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी निजी संपत्ति है, चाहे किसी भी वर्ग की हो, किसी भी मजहब के इंसान की हो, वो सब रेवेन्यू ऑफिसर के तहत या कलेक्टर के तहत उसका सत्यापन होता है और उसकी रजिस्ट्रेशन होता है। तो कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी और आपके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहूंगी, देखिए सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज ला रहे हैं। आप खुद सोचिए, इकोनॉमिक तौर पर सब मानते हैं इस बात को कि मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा है, आर्थिक तौर से सबसे ज्यादा मजबूर है। लेकिन मुसलमान कम्युनिटी को देखिए, सबसे ज्यादा जमीन है। सेना और रेलवेज के बाद हम 9 लाख से ज्यादा संपत्तियों की बात कर रहे हैं और हम 9.5 लाख एकड़ की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं 1.25 लाख करोड़ के उनका आकलन का, उनकी वैल्यू की। और सबसे गरीब ये समाज है, अपने आप में शर्म की बात नहीं है। तो जो भी आम मुसलमान का हितैषी होगा, जिसे गरीब मुसलमान की फिक्र होगी, वो जो है इस संशोधन के साथ खड़ा होगा। और जो लोग चाहते हैं कि जो एक समझिए जो मजहबी ठेकेदार हैं और जो जमींदार बने हुए हैं, कुछ 50-60 परिवार मुसलमानों के जो भू माफिया की तरह काम कर रहे हैं, जो वक्फ का मकसद है यानी कि गरीब मुसलमानों के लिए परोपकार, बेवाओं के लिए घर बनाना, बच्चों के लिए तालीम देना, बच्चियों के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ते तैयार करना, उनका मुस्तकबिल संवारना, उनका आज माजी से लेकर मुस्तकबिल तक उनका ख्याल रखना, वो क्या हुआ है? अब एक कोई बता दे मुझे, जो लोग बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं संशोधन नहीं होना चाहिए, इतने पैसे वाले, इतने संपत्ति वाले कि कुछ परिवार, आखिर उन्होंने अब तक मुसलमानों के लिए क्या किया है जो आज के दौर पर भी इतने सालों से राजेंद्र सच्चर कमेटी ने तो बताया है कि सबसे ज्यादा सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं तो मुसलमान हैं। ना सिर्फ ये, आप देखेंगे 2011 या 2013 के भी अगर आंकड़े देखेंगे तो रिलीजियस अगर देखेंगे ग्रुप्स में मुसलमान सबसे पिछड़ा है, लेकिन संपत्ति के तौर पर, सारे के सारे जमीन के तौर पर तो सबसे अमीर है। ये कैसे संभव हुआ है? ये संभव इसीलिए हुआ है क्योंकि लालच, प्रलोभन, लूटमार और जिस तरह से लोगों ने गरीबों को अनदेखा करके वक्फ प्रॉपर्टी पर बाकायदा कब्जा किया हुआ है और उससे धड़ल्ले से वो पैसे बना रहे हैं, ये उसकी वजह से हुआ है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम आम इंसान के लिए और आम मुसलमान के लिए, बेवाओं के लिए, विधवाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए बात करें और एक वक्त की ज़मीनों को अस्पतालों में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में तब्दील करें। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, यहां पे जितने भी हैं, प्रियंका जी आ रहा हूं, आप मुस्कुरा रही, नाई जी मुस्कुरा रही, अगर आप और हम आज कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी, दिल्ली में, नोएडा में, लखनऊ में, जहां भी आप हैं, खरीदें, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे ना मैम, नोटरी में जाएंगी, अथॉरिटी में जाएंगी, नोएडा में नोएडा अथॉरिटी है, गाजियाबाद में गाजियाबाद अथॉरिटी है, दिल्ली में डीडीए है, एमसीडी है, नाई जी लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए है ना, वो डिसाइड करती है कि आपकी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है ना। अल्टीमेटली एसडीएम, एडीएम, डीएम, यही जो सरकारी बाबू लोग जिनको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, यही सब देखते हैं नियम। नाई जी सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बताइए? सही है ना, यही सब देखते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है इस बार? सरकार ने कहा है जो 1995 का वक्फ एक्ट है उसके सेक्शन 40 में सिर्फ इतना चेंज कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं, कलेक्टर डिसाइड करेगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं, सरकारी अफसर डिसाइड करेगा, जो कि लायबल होगा, जो कि जवाबदेह होगा कि जिस प्रॉपर्टी को आप चिन्हित करके बोल रहे हैं
जैसे 1989 तक, मैंने वो बताया, आपने भी जरूर देखा होगा नाहिद जी, वो वायरल है उन जज साहब का वीडियो जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो नेशनल मॉन्यूमेंट था, ये तो रिजर्व्ड प्रॉपर्टी थी, ये वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई, नोटिफिकेशन ला दिए। सोचिए नाहिद जी, एक नोटिफिकेशन आएगा और देश भर में किसी की भी प्रॉपर्टी, उसमें अखिलेश यादव जी भी हैं और अमित शाह जी भी हैं, उसके अंदर शाजिया जी भी हैं और आप भी हैं, किसी की भी प्रॉपर्टी एक नोटिफिकेशन से वक्फ की हो सकती थी। सरकार कह रही है लेट द कलेक्टर डिसाइड। कलेक्टर से क्या दिक्कत है, कलेक्टर तो हर जिले में है। अब मैम ऐश्वर्या जी, आपने काफी तफसील से बात की, आप भी उसी तफसील से हालांकि बताइए। कई बातों की मुझे लगा कि आपको भी थोड़ी जानकारी नहीं है, तो दे दीजिए। देखिए, जो आप बात करें डीएम की, अगर कोई वाकिफ अपनी प्रॉपर्टी, कोई वाकिफ अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा है, दान कर रहा है, वक्फ करता है, तो वक्फ बोर्ड में भी एक कमेटी है जो इसको वेरीफाई करती है कि उस कमेटी में कौन-कौन है? प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा है वाकिफ की कोई और प्रॉपर्टी कर रहा है। प्रॉपर कमेटी कौन कौन इसमें, आप मेरी बात तो सुनिए, जाहिर सी बात है सरकारी कमेटी है ना, ये भी सरकारी कमेटी होती है, ये प्राइवेट लोग नहीं होते हैं, ये सरकारी कमेटी होती है जो तय करती है। अब आप दूसरी बात कर रहे हैं कि आप अगर वक्फ बोर्ड में कोई जमीन इलीगली किसी ने ले ली या उस पर कब्जा कर लिया तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है। किरण रिजिजू जी जो आज उन्होंने हाउस में जो अपना वक्तव्य दिया, उसमें खुद उन्होंने स्वीकारा कि वक्फ के इतने केसेस जो है पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इतने केसेस जिला कोर्ट में पेंडिंग है, तो तभी पेंडिंग है ना जब वहां पे सुनवाई है। ये आपकी बात सही कि ट्रिब्यूनल के थ्रू सुनवाई है, लेकिन जो एक प्रोसेस होता है कि फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच द लोअर कोर्ट, वहां पर आप समझ नहीं पाई है मैडम, संतुष्ट नहीं तो आप मैडम जो ट्रिब्यूनल होता है उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यही तो सारी मुसीबत है, यही तो जड़ है। शाजिया जी, यू आर राइट, यही तो जड़ है। नहीं, रिलैक्स, बुनियादी रिसर्च तो अपनी मुकम्मल कीजिए आप। एक सेकंड, शाजिया जी उनको कंप्लीट करने देते हैं। नाहिद जी, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बताइए तो कि क्या होता है, ट्रिब्यूनल का फैसला है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। यही तो सारी मसले की जड़ है। देखिए, किसी के बोलने से फैक्ट चेंज नहीं होगा, जनता देख रही है। नाहिद जी सिर्फ सुन लीजिए, वो शाजिया जी सिर्फ इतना कह रही हैं कि उस ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता एंड स्ट्रेस नहीं पे है। मैम प्लीज कंटिन्यू। जी बताइए, प्लीज कंटिन्यू। अगर ऐश्वर्या जी अगर चैलेंज नहीं कर सकते थे तो खुद रिजिजू जी ने आज हाउस में बताया है कि इतने केसेस पेंडिंग 40,991 पहले खारिज हो जाता था। 40,951 51 हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही, सुप्रीम कोर्ट में कमिंग। शाजिया जी तब फिर जब है ये प्रावधान है कि अगर आप ट्रिब्यूनल, अब मुझे बोलने तो दे, इतना प्लीज बोलिए, तो सीरियस इश्यूज में इस तरह से डिबेट प्लीज बोलिए मैम, इट्स अ सीरियस मैटर। यस इट इज। देखिए अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, वन कैन गो टू हाई कोर्ट एंड वन कैन देन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। तो एक तो ये गलत बात है। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि डीएम फैसला लेगा, तो ये देखिए जो अगर वक्फ की कोई प्रॉपर्टी उसको इलीगल आपने ले लिया, कब्जा कर लिया या सेल ऑफ कर दिया, तो मैटर विल गो टू सिविल कोर्ट। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, उससे बढ़कर तो बीजेपी है नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ही आदेश दिया, और रिजिजू जी भी बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे, तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला दे रही हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, वो प्रॉपर्टी के फैसले नहीं ले सकते। प्रॉपर्टी के फैसले केवल और केवल सिविल कोर्ट लेगी। तो क्या बीजेपी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं कर रही है? और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की इतनी बात हुई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया था दैट कब्रिस्तान के बारे में, ग्रेवयार्ड के बारे में, दैट वंस अ ग्रेवयार्ड इज ऑलवेज अ ग्रेवयार्ड। तो आप उस पे 95% जो वक्फ की प्रॉपर्टीज होती हैं वो मस्जिद है, कब्र है, नाहिद जी, कीप ऑल द थ्री लेडीज। और दूसरा वक्त में मैं एक चीज और, मैं नाहिद जी कुछ बातों को बिल्कुल शाजिया जी, आई एम कमिंग बैक टू, बिल्कुल आप बताइएगा, आप बिल्कुल क्लैरिफाई कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं नाहिद जी, उन्होंने 2-3 गलत बयानी की, आप बिल्कुल कीजिएगा, उनको 30 सेकंड्स और दे दीजिए एंड देन आई एम कमिंग बैक टू। अरे बहुत बोलती है प्लीज, आप कोई मैम प्लीज, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उनको उनका बोलने दीजिए, आप अपना बोलिए। अरे आप लगातार बोले जा रही हैं और गलत मैम, आई विल कम बैक टू यू, मैम आई विल कम बैक टू यू, बोल रही हैं, आपको पता ही है। शाजिया जी, आई विल कम बैक टू यू, शाजिया जी, आई विल कम बैक टू यू। नाहिद जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अरे भाई, she just has to speak and do चापलूसी। मैम, आप अपनी बात रखिए, पर्सनल मत होइए। तो वक्त में आप ये समझिए
नहीं मैं बता रही हूँ, नहीं मैं बता रही हूँ, वक्त की बात समझिए कि बीच में एक अच्छी खबर दे दूं, भारत को हॉकी में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। जिस पर आप सबके चेहरों पे एक बात पे तो हंसी आ सकती है, फ्रॉम बीजेपी टू आरजेडी टू समाजवादी पार्टी टू एआईएमआईएम, सबको ले आइए। शाजिया जी, भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मिल गया है, भारत को, और आई शुड सी हैप्पी स्माइलिंग फेसेस एटलीस्ट ऑन दिस एंड आई एम, मेरे को बहुत खुशी है रामकृपाल जी, सबको शाजिया जी से लेके और समाजवादी पार्टी तक सब हंसते हुए चेहरे मेरे को दिख रहे हैं कि ओलंपिक्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। स्पेन को हराकर भारत ब्रॉन्ज मेडल जीत गया है। सो दैट्स अ गुड न्यूज, दैट्स गुड न्यूज कमिंग इन। पिछले 24 घंटे से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सब चल रहा था, अभी कुछ अच्छी खबर आई है। अब आज रात को 12 बजे आर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी, उनका भी गोल्ड के लिए है। शाजिया जी, बैक ऑन द डिबेट, बैक ऑन द डिबेट। नाहिद जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए। दिस वाज गुड न्यूज, दैट्स व्हाई मैंने कर रहा है ब्रेक, नहीं तो करता नहीं हूं। आप मुझे बात बताइए, अगर आप मुझे बात बताइए। ऐश्वर्या जी, शाजिया जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी देखिए, एक तो सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, ब्रॉन्ज मेडल की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये वाकई में हम लोग के लिए गर्व की बात है। देखिए, मैं ये कह रही थी कि जो वक्फ बोर्ड पे बात हो रही थी, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि दो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो 99.5% जो पॉपुलेशन है सुन्नी मुस्लिम का, वो एक अलग बोर्ड है, सुन्नी मुस्लिम बोर्ड, और बाकी शिया वक्फ बोर्ड। तो आप ये समझिए कि इसमें दोनों बोर्ड काफी अलग हैं। मैं आपकी बात मानता हूं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। देखिए, ओके, मैंने आपकी बात समझी। अब नहीं, अब मैंने आपकी बात समझी। प्रियंका जी, आपके पास आऊं, उससे पहले शाजिया जी अपना पॉइंट रखना चाह रही हैं, और फिर मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी, एनालिसिस के लिए आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए, मैं जी ऐश्वर्या जी, देखिए, मेरी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से सीए को लेकर कितना गुमराह किया गया था और झूठ बोला गया था, कम से कम इस मामले में किसी तरह को कोई गुमराह ना करे और सिर्फ तथ्यों के आधार पर बात हो। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कलेक्टर का प्रोविजन नहीं था, और एक ज़रूरी है कि ये कुछ ऐसे कानून थे वक्फ बोर्ड के जरिए, और 1995 में जब संशोधन किया गया था, वो जो एक्ट बना था, उसके तहत देश के संविधान से इससे बढ़कर एक कानून बनाया गया था, जिसके तहत आप चैलेंज ही नहीं कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को। यानी कि देश के कोई भी अदालत में आप ट्राइब्यूनल के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते थे। ये बदला गया है। चलो 50-50। मैं आप तीनों के पास आ रहा हूं, रामकृपाल जी के पास भी आ रहा हूं। मेरे साथ इस समय, ओके शाजिया जी, मेरे साथ इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और पूर्व मैं मंत्री भी रही माइनॉरिटी अफेयर्स की स्मृति ईरानी जी जुड़ रही। स्मृति ईरानी जी, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग इन। मैम, विपक्ष इज हेलबेंट, या विपक्ष किसी तरह से संसद में भी संसद के बाहर भी ये प्रूव करने में लगा है कि किस तरह से आपकी पार्टी की सरकार मुसलमानों के इतने खिलाफ है कि एक उनके वक्फ बोर्ड को भी नहीं छोड़ रही है। उनका सिर्फ एक टारगेट है, वो ये प्रूव करना चाहते थे, हेलबेंट टू प्रूव दिस, कि वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ यानी मुसलमानों के साथ छेड़छाड़। मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करती हूं कि आज एक ऐतिहासिक कदम उनकी सरकार ने देश की संसद में उठाया, और ये ऐतिहासिक 3-4 मुद्दों के आधार पर कह रही हूँ। एक, पहली बार ये प्रस्ताव आया कि वक्फ बोर्ड पर विधिवत सम्मान सहित मुस्लिम समाज की महिलाओं को स्थान मिले। दूसरा, अभिनंदन के योग्य ये संशोधन भी है कि वक्फ की जो अर्निंग्स हैं, वो अर्निंग आप विधवा मुस्लिम बहनों के लिए, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक वक्फ की अर्निंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी अभिनंदन के योग्य है। तीसरा, आज विपक्ष की ओर से मैंने कई चार्जेस सरकार के खिलाफ सुने। एक कि ये आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं हनन है। आर्टिकल 14 ये कहती है कि आपको सभी नागरिकों को कानून के तहत एक समान अधिकार मिलना चाहिए। अब ऐश्वर्या जी, आप, मैं हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो या ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो या किसी भी धर्म के हों, अगर हमें हमारी जायदाद की पुष्टि करनी है तो उस जायदाद की पुष्टि को सिर्फ और सिर्फ एक रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। सर्वे कमीशन जायदाद की पुष्टि नहीं कर सकता, सर्वे कमिश्नर सर्वे कर सकता है। और आज सरकार ने जब ये संशोधन सदन में प्रस्तुत किया, तो ये जो एक लंबे अंतराल से समाज के साथ, बोर्ड मेंबर्स के साथ, प्रदेश सरकारों के साथ भारत सरकार की चर्चाएं रहीं, उसका नतीजा है कि सबसे बड़ी चुनौती जो आती है वो ये है कि प्रॉपर्टी किसकी है
हाँ, इसकी पुष्टि कैसे हो? तो ये पुष्टि सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है, जो आज प्रस्ताव सरकार ने सदन में रखा। दूसरा, और मैंने इससे पहले शायद शाजिया जी को बोलते सुना था कि एक बार ट्राइब्यूनल ने या बोर्ड ने कोई निर्णय ले लिया, इक्वालिटी अंडर लॉ आर्टिकल 14 क्या कहता है? सभी हिंदुस्तानियों को एक समान अधिकार होना चाहिए। अगर कोई ट्राइब्यूनल एक हिंदू, ईसाई, पारसी के खिलाफ कोई भी निर्णय करता है, तो क्या सभी धर्मों की आज़ादी है कि वो देश के न्यायालय में जाएं? बिल्कुल है। तो फिर क्यों ऐसा विपक्ष चाहती है कि मुसलमान के पास ही अधिकार ना हो, या वक्फ के संदर्भ में जो कार्य चल रहा है उसमें ही न्याय संगत आप न्यायालय तक नहीं जा सकते? और एक और अगर मैं इसमें विषय जोड़ूं, पिछली सरकार ने ये अपने एक प्रावधान में विशेष रूप से एक व्यवस्था बनाई वक्फ बाय यूज़र की। मतलब कोई भी किसी भी ज़मीन को, किसी भी जायदाद को डिक्लेयर कर सकता था वक्फ। अब अगर आपने इस्लाम धर्म पढ़ा है तो आप जानते हैं वक्फ वही होता है जो आपका है, जो आप अल्लाह को देते हैं जी। तो अगर वक्फ बाय यूज़र हटता है, जिसका आज विपक्ष विरोध कर रही थी, तो विपक्ष इसका क्यों विरोध कर रही है ये मेरी समझ के बाहर है। मैंने आज विपक्ष का विरोध इस बात पर भी सुना कि जो आर्टिकल जो सेक्शन 104 है उसका विरोध क्यों हो रहा है। भाई, आप वक्फ तभी बना सकते हैं जब आप खुद मुस्लिम फेथ को प्रैक्टिस कर रहे हों, इस्लाम धर्म को मानते हों। कांग्रेस ने ये प्रावधान लाकर रखा था कि अगर आप इस्लाम धर्म को मानते नहीं हैं तो भी आप वक्फ बना सकते हैं। तो ये कैसे संभव है? तो मुझे लगता है जो त्रुटियां रही हैं, जो विसंगतियां रही हैं, जो चुनौतियां रही हैं, उसका एक भरसक प्रयास सरकार द्वारा किया गया है कि सभी चुनौतियों का समाधान, सभी प्रश्नों का उत्तर इन संशोधनों के माध्यम से आए। आज सरकार ने जब अपना पक्ष रखा बड़ी सफलता के साथ, तो मुझे लगा था कि सरकार ने, क्योंकि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब न्याय संगत तरीके से तर्क के आधार पर, एविडेंस के आधार पर दिया, फिर भी सरकार का ये कहना कि जेपीसी का गठन हम करते हैं, सभी पक्षों को अपनी बात रखनी चाहिए, ये सबका साथ सबका विकास और सबकी आवाज़ का सबसे बड़ा मोदी सरकार ने आज सदन में प्रमाण पुनः एक बार दिया, जिसका मैं अभिनंदन करना चाहूँगी। जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपने कलेक्टर को ताकत दे दी और वक्फ बोर्ड के मेंबर से हटा ली, तो ये जो ऑटोनॉमी ऑफ वक्फ बोर्ड है उसको चैलेंज कर। देखिए, ऐसा है, ऑटोनॉमी कैसे हो जाएगी? आप मान लीजिए कि आप तमिलनाडु का आज एक केस जब सदन में चर्चा में आया, तमिलनाडु में एक व्यक्ति जाता है अपनी ज़मीन बेचने के लिए, उसको कलेक्टर कह देता है सॉरी आप ज़मीन बेच नहीं सकते, वक्फ बोर्ड ने कहा उनकी ज़मीन है। अब उस बेचारे के पास कोई प्रावधान ही नहीं था कि वो न्याय मांगे। क्यों? क्योंकि आज से 500 साल पहले किसी सुल्तान ने कुछ किया था। अब देखिए, जब रेवेन्यू लॉज को आप ध्यान से देखा, जिस सदन के विपक्ष के नेता ने इस विषय को उठाया वो स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब उनका अपना अनुभव है कि रेवेन्यू ऑफिसर ही सर्टिफाई कर सकता है। क्या उनका ये मानना है कि अब देश भर के डीएम उनको नदारत कर देना चाहिए अपनी रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, या रेवेन्यू ऑफिसर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि ये विषय मुस्लिम समाज से संबंधित है? तो मुझे लगता है कई तो विपक्ष के पोजीशंस ऐसे थे जो काफ़ी भ्रमित करने वाले थे, काफ़ी बचकाने थे। जो लोग स्वयं एक एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास रखते हैं इस देश में, कम से कम उन्हें इस बात को स्वीकारना चाहिए कि रेवेन्यू ऑफिसर की एक प्रमुख भूमिका है टाइटल को कहीं ना कहीं वेरीफाई करने की, और वही बहुत सारे वक्फ की चुनौतियों से जो आप केसेस अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो सभी चुनौतियों का मुख्य जो बिंदु है केंद्र का, वो यही है कि टाइटल किसका है, किसका अधिकार था कि वो वक्फ बनाए, किसकी वो जायदाद थी या किसकी वो जायदाद है, और उसको सर्टिफाई आप चाहे न्यायालय जाएं, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाएं, चाहे मंत्री के पास जाएं, अंततः वो समाधान आपको सिर्फ वो रेवेन्यू ऑफिसर दे सकता है जो आज के संशोधन में सरकार ने जिसको स्थापित किया। स्मृति जी, लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो कि रेलवे और डिफेंस के बाद, आई वॉज अमेज्ड टू सी 8.7 लाख प्रॉपर्टीज, 9.5 लाख एकड़ जमीन, 9.5 लाख, 9.4 लाख एकड़। मतलब इसको समझने में मतलब कितना एकड़ होगा, मेरे को लगता है 1-2 मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा मिला के होगा। रेलवे, ऐश्वर्या जी, रेलवे और डिफेंस के बाद ये आपका अनुमान है, अब तक सब अनुमानों पे बात कर रहे हैं।
कुछ लोग कहते हैं 1,50,000 करोड़ की जायदादें हैं, संपत्ति है। कुछ कहते हैं 10 लाख एकड़ है, कुछ कहते हैं 6 लाख एकड़ है, कुछ कहते हैं 5 लाख एकड़ है, कुछ कहते हैं 8 लाख एकड़ है, आप 9 लाख एकड़ कह रहे हैं। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आइडेंटिफाइड लीगल फ्रेमवर्क में स्पष्ट शब्दों में विद एविडेंस विषय क्या है, और ये विषय तभी ट्रांसपेरेंटली जनता के सामने उजागर हो सकता है जब जिसकी वो ज़मीन है। कई बार तो वर्बल कहते थे हमने वक्फ बना दी, जी कागज़ का है उसका पता नहीं, हमने कह दिया तो हो गई। अच्छा आपने क्या कह दिया, किसकी ज़मीन थी, बस हमने कह दिया तो हो गई। आज मैं दिल्ली में आपसे चर्चा कर रही हूँ, करोल बाग है, दरियागंज है, चांदनी चौक है, आप जाएं तो आपको पता चलेगा किसी ने घोषित कर दी जी है बोर्ड की, आप क्या करिएगा, क्योंकि पिछली सरकार के जो कानून के तहत आपके पास कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं था। अब कई मुस्लिम परिवार ऐसे भी हैं जो कहते हैं साहब मेरी वक्फ है लेकिन बोर्ड रजिस्टर नहीं कर रही। अब चूंकि बोर्ड रजिस्टर नहीं कर रही तो बोर्ड की जब इच्छा होगी वो कहेगी आपकी ज़मीन है नहीं, हमारी है। तो ऐसे कई केसेस को ढंग से पढ़ने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, और जब लोगों की मांग आई कि भाई आप कोई संशोधन तो लाइए ताकि हम प्रोटेक्ट हो सकें, तब सरकार ये संशोधन लेकर आई है। कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें लोगों ने कहा जी फला फला हमारे चचा जान ने वहाँ पे नमाज अता की थी इसलिए अब वो ज़मीन हमारी है। क्या ये संभव है? मैं आपके घर में आके पूजा कर लूँ, क्या आपका घर मेरा हो जाएगा? ऐसा मत कीजिए। तो अगर सब धर्मों के लोगों के लिए एक न्याय प्रणाली है या एक, मैं वही कह रही हूँ, तो अगर आप प्रोटेक्टेड हैं तो मुस्लिम समाज क्यों नहीं प्रोटेक्ट हो सकता? होना चाहिए। मैं देख रहा था जब आपने कहा तमिलनाडु का प्रोटेक्ट हो रहा है तो फिर जब आपके साथ जब आपके मैं सिर्फ आप तो ऐश्वर्या जी सिर्फ जायदाद की बात कर रहे हैं। मैं आपको 2 और उदाहरण देती हूँ जो आपको चौंका देगा। आप इस वक्त अगर तेलंगाना वक्फ बोर्ड की वेबसाइट में जाएं जी तो आप देखेंगे कि वो तलाक भी करा रहे हैं, वो खुला भी दे रहे हैं। But how can they do that? It's प्रिंट illegal. करके एक मीडिया एजेंसी है, ऑनलाइन बहुत चलती है, आप उनका एक, अब वो तो भाजपा समर्थक है नहीं, वो तो क्रिटिक्स है हमारे, उन्होंने खुद ये रिपोर्ट की है कि 3 तलाक के ऊपर जब बैन हो गया उसके बाद लोग वक्फ बोर्ड के पास जाकर औरतों के खिलाफ, वो बेचारी भटक रही हैं औरतें, और पुरुषों ने जाके वहाँ खुला ले लिया, अपनी मैरिज को अनल करा दिया। अब भी इस वक्त जब लोग आपको और मुझे देख रहे हैं टीवी पे, जाइए ना उस वेबसाइट पे जाइए, आपको पता टीम इज गोइंग, जा रहे। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने एक फतवे को रेजोल्यूशन बना दिया, और आंध्र प्रदेश की रेजोल्यूशन जो बना वक्फ बोर्ड द्वारा, जो फतवा था उसको रेजोल्यूशन बना दिया बोर्ड का। और रेजोल्यूशन क्या था कि अहमदिया जो है वो गैर मुसलमान है। अब आप मुझे बताइए, कोई बोर्ड में कोई सज्जन बैठे हैं, वो तय करेंगे अब वो मुसलमान है कि नहीं है, एक पूरी की पूरी सब कम्युनिटी विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। तो इसीलिए फंक्शनैलिटी ऑफ द बोर्ड में कितनी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आ सकती है, टेक्नोलॉजी कैसे लेवरेज हो सकता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है, जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा कैसे हमारे मुस्लिम समाज के लोग बन सकते हैं, ये सारे संशोधन उससे संबंधित हैं। लेकिन जब आज किरण रिजिजू जी खड़े हुए कि तो उन्होंने कहा से जी प्लीज जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आज जब किरण रिजिजू जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, बात की साक्षी रही हूँ, मैंने की है स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग। हाँ की है, मेरे को पता है, व्हेन यू वर द मिनिस्टर, वीडियोग्राफ हमने एज अ रिपोर्टर हमने कवर किया है, व्हेन यू वर द मिनिस्टर, आई नो क्या क्या काम उस दौरान हुआ है। मैंने लोगों से, तो अगर आपने अभी बोरास की बात की, पसमानदा मुसलमान, सरकारी बोल रही थी, अगर प्रदेश की स्टेट, अगर सरकारें बोल रही थी, स्टेट के बोर्ड्स बोल रहे थे, अगर मैंने कहा बोरा समाज, अहमदिया समाज, आगा खानी, शिया, सुन्नी सब बोल रहे हैं, तो विपक्ष अलग बोल क्यों बोल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप अपना हिंदू एजेंडा कर रहे हैं, उनके कंधे पे बंदूक रख के, टू बी वेरी क्लियर, वो कह रहे हैं कि आप उन सब के कंधे पे बंदूक रख के अपना हिंदू एजेंडा, सारे संशोधन, मैं ऐश्वर्या जी अभी आपको कह रही हूँ, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, सारा जो संशोधन आज प्रस्तुत हुआ है सदन में, पूरा का पूरा संशोधन पढ़ लीजिए, उम्मीद एक्ट पढ़ लीजिए। Can you once find the word Hindu in it? It's not there. It's not there. But वो कहते हैं कि 40,951 केसेस पेंडिंग है, तो क्या हुआ, आप उसकी ऑटोनॉमी मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ऑटोनॉमी लेंगे
आप मुसलमानों की राइट्स पे अटैक करेंगे, मैं ये नहीं समझ। एंड दैट्स माय फाइनल क्वेश्चन टू यू मैम, ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड की नहीं मेरा एक क्वेश्चन है जी। नहीं nobody can be above the Indian judiciary in terms of adjudication on law, correct? या कानून के ऊपर एविडेंस के आधार पर निर्णय देने का अधिकार भारत की न्यायपालिका को है। क्या विपक्ष का ये कहना है कि एक प्रदेश का बोर्ड भारत की सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है? क्या विपक्ष का ये कहना है कि एक प्रदेश का वक्फ बोर्ड प्रदेश में स्थापित हाई कोर्ट से ज्यादा बड़ा है? क्या विपक्ष का ये कहना है कि एक प्रदेश का बोर्ड का मेंबर या एक पॉलिटिशियन भारत की संसद से बड़ा है? ये प्रस्ताव प्रदेश सरकारों के साथ, बोर्ड के मेंबर्स के साथ, मुस्लिम समाज के साथ चर्चा करने के बाद देश की संसद में आया। इन प्रस्तावों पर विपक्ष ने जो सवाल किए, आज के जिन विपक्ष के नेताओं ने उठकर प्रहार किया सरकार पर, क्या वो सब मुसलमान थे? नहीं। तो ये भ्रांति जो विपक्ष फैला रहा है कि मुस्लिम समाज का संरक्षण सिर्फ मुस्लिम समाज के ही कुछ चुनिंदा लोग कर सकते हैं, क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? पर एक और सवाल फिर आपसे कि अगर आपके पास तो नंबर्स हैं, आपकी पार्टी के पास लोकसभा में स्मृति ईरानी जी, फिर क्या ये सिर्फ बोलने के लिए बोला गया कि टीडीपी और जेडीयू आपके साथ है? जेपीसी में जाने की बात क्योंकि आप डायरेक्टली बिल को पास कराते हैं। यूर ऑन द बैक फुट, विपक्ष कह रहा है। क्या टीडीपी और जेडीयू ने मैम, क्या टीडीपी और जेडीयू ने इस बिल का समर्थन सार्वजनिक रूप से सदन में किया? बिल्कुल किया। आप ललन सिंह जी का भाषण देख लीजिए। जी देखा। आप टीडीपी के नेताओं का भाषण देख लीजिए। आप शिवसेना जो शिंदे गुट है उनका आप भाषण सुन लीजिए। क्या ये सारे जो हमारे सहयोगी दल हैं, इन्होंने सार्वजनिक सदन में उठ के समर्थन नहीं किया? बिल्कुल किया। अब ऐश्वर्या जी, ये विपक्ष का चित भी मेरा पट भी मेरा खेल है कि आज विपक्ष के हर प्रश्न का उत्तर देने के बाद, सरकार के पास पूरे नंबर्स होने के बाद, सरकार ने अगर बिल पास कर दिया होता तो विपक्ष ये कहता कि सरकार ने हमारी आवाज़ बंद कर दी, सरकार ने मुस्लिम के हकों की हत्या कर दी। और अगर आज सरकार ने खुद प्रस्ताव किया कि जेपीसी का गठन करते हैं, तो विपक्ष कहती है अरे देखो सरकार ने दबाव में जेपीसी का गठन कर दिया। प्रस्ताव तो आप कह रहे हैं आप चाहते तो आप पास करा सकते थे, आपने नहीं कराया। आप विपक्ष, चित भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स, चित भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स विपक्ष नहीं कर सकता इस विषय पर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सरकार की उदारता है कि सरकार ने कहा अगर फिर भी विपक्ष ने बोलना है तो वो जेपीसी में अपना पक्ष रखे। आप कह रहे हैं कि आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं। का व्यापक चर्चा करने के सरकार का, मैं कह रही हूं दोबारा, सरकार की उदारता का व्यापक विपक्ष के साथ चर्चा करने की सरकार की सराहनीय पहल का हम सबको स्वागत करना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम मैम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। पूछता भारत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी स्मृति ईरानी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने सुना नाहिद लहरी खान जी, आपने सुना आरजेडी के नेता, और मैं शाजिया जी आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका जी, प्रियंका जी आपने सुना, आप अभी भी मुस्कुरा रहे, कहना प्रियंका जी ऑन है। प्रियंका जी प्लीज बताइए, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? जैसे मैं बोल रहा था उन्होंने उसको अलग, आप भी नाहिद लहरी खान साहब, मुझे नहीं लगा था कि नाहिद जी और आप स्मृति जी के रिएक्शंस पे इतना खुश होंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि हॉकी नहीं, आप स्मृति ईरानी के रिएक्शन पे भी आप लोग खुश हो सकते हैं। थैंक यू जी प्रियंका जी, प्रियंका जी, शाजिया जी जवाब देंगे। बोलिए प्रियंका जी। थैंक यू। सबसे पहले जब आप इतने सेंसेशनल क्लेम्स कर रहे हैं, इतने लाख करोड़ की जमीनें, इतनी संपत्ति, तो ये क्या भाजपा के पास ये सेंसेशनल आंकड़ा नहीं पहुंचा क्या कि बैकफुट पे चले गए? उदारता की बात कर रही है, 2014 से 24 के बीच में उदारता का ख्याल नहीं आया था, अभी इतने उदार हो गए आप लोग कि जेपीसी का गठन कर रहे हैं। दूसरी बात,
जब आप कह रहे हैं कि इतनी संपत्तियां हैं तो संपत्ति की जांच तो भाजपा की भी होनी चाहिए। जिस समय में कोरोना काल में हमारे लोगों की लाशें नदियों में बह रही थी, भाजपा का कार्यालय देश के हर कोने कोने में खुल रहा था, कहां से वो पैसे आ रहे थे? तीसरी और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके इस बिल में ये मेंशन है एनीवन अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स कैन बी पार्ट ऑफ वक्फ काउंसिल। इसका अर्थ यह है कि कोई गैर मुस्लिम भी वक्फ काउंसिल का हिस्सा हो सकता है। आप मंदिरों में दूसरा धर्म छोड़िए, अपने ही लोगों के दलित पिछड़ों को आने नहीं देते हैं और दूसरे के धर्म में आप दूसरे धर्म वाले को लोगों को घुसा रहे। आपने दान पेटियों पर कुंडली मारकर एक आधिपत्य बना लिया है। मंदिरों की संपत्तियों पर कौन बात करेगा? किसका कब्जा है उस पर? एक तबका 90% आबादी का हक खा रहा है कि नहीं खा रहा है? इसके ऊपर क्यों नहीं कह रहे? सुनिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना है। हिंदू मुसलमान जितना आपको करना है करिए। इस बिल का भी हम विरोध करते हैं और मीडिया को भी देश की रुख समझनी होगी, देश की आत्मा की आवाज मैडम, मीडिया को फैक्ट समझना होगा। ये आप जो ये समझे मीडिया को फैक्ट समझना होगा, जनता को रियलिटी समझानी होगी। नाहिद लहरी खान जी जल्दी से, और फिर शाजिया जी आपको जवाब दे रही है। नाहिद जी बोलिए, आपका 30 सेकंड पॉइंट। रामकृपाल जी आ रहा हूं सर, माफी चाहता हूं, आपको वेट करना पड़ा। स्टैंड आ गया, अब मैडम को आपने बुला लिया, अब शाजिया जी से मत पूछिएगा ना, बीजेपी का। अरे आप बोलिए ना, मैडम को कम से कम चांस तो। अरे आप बोलिए मैम, आपको बोल रहा हूं, आपने 30 सेकंड वेस्ट कर दिए। आपने इतना तो अच्छा काम किया, मैडम को आने का चांस दिया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये सब इनकी मैडम की इन्हीं सब इलिटरेट बातों की वजह से वो बहुत हार गई। ज्यादा वोटों से नहीं, लगभग 2.5 लाख वोटों से हारी है। दावा तो 5 लाख वोटों से हारने का। इस तरह की बातें ना कीजिए, बीजेपी को सुनिए, ये बदतहजीबी ना कीजिए आप। बड़ी जाहिल पार्टी। आप टॉपिक पे बात करेंगी, बातें करके गई हैं। कैन यू टॉक ऑन टॉपिक? क्या बताया डीएम की बात? नहीं, मैं बता रही हूँ। देखिए, डीएम की बात की, अब आप ये समझिए कि जो वाकई मैं जब वक्त करता है तो जो कमिटी जो जांच करती है, देखिए आप कितनी जाहिल हैं और कितनी रिकॉर्ड्स होते हैं, वही मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए बहुत देर तक मैं सुन रही हूं। आई एम कमिंग टू यू शाजिया जी, आ रहा हूं आपके पास। विकास प्राधिकरण, सुनिए बात, जो विकास प्राधिकरण के पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो देखती है। ये सब रिकॉर्ड्स देखने के बाद ही कमिटी तय करती है कि जो वाकिफ है ये उसी की प्रॉपर्टी है, किसी और की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब ये बड़ी जाहिल पार्टी, इनको कहां तक समझाता रहे इंसान। इनका दूसरा नाम भी है भाजपा, मतलब भू माफियाओं और जमीन चोरों की पार्टी। क्या बात है, ये आपने नया जो डेफिनेशन लाया। शाजिया जी जवाब दे रही, शाजिया जी जवाब दे रहे हो। मैं रामकृपाल जी आपके पास आ रहा हूं एनालिसिस के लिए, उसके बाद न्यूट्रल। देखिए इन्होंने अपनी जहालत का प्रमाण तभी दे दिया था जब इन्होंने कहा था कि सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। नहीं, ये जाहिल कह रही है हमारी पार्टी को, तो हम बताएंगे कि कितनी आलिम ये हैं, ये कितनी आलिम फाजिल हैं। चलिए ये कह देते हैं, इतनी आलिम है मोहतरमा, इनको पता ही नहीं था कि वक्फ बोर्ड की क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और कितने असीमित पावर्स हैं, और वहां पे सर्वे कमिश्नर ही तय करता है और कलेक्टर का हस्तक्षेप मुमकिन ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है। और इतना ज्यादा देखिए टॉपिक के बारे में जानती कुछ नहीं है, ये जानती नहीं है कि ज्यादातर मुसलमान इससे परेशान हैं। 62,000 से ज्यादा लोग इसमें क्लेमेंट्स हैं और ज्यादातर मुसलमान हैं। ये बेचारी ये जानती नहीं। इसका जवाब इनके पास है नहीं कि इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद क्यों मुसलमान इतना गरीब है। और ये जानबूझ के समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये चाहते हैं मुसलमान जो है गरीब रहे, और इनके जो ठेकेदार हैं वो जमींदार बनकर हुक्म करें। ये चाहते नहीं मुसलमान आगे बढ़े, नहीं तो इनको वोट देना बंद कर देंगे। यही तो सारी वजह है। और आप बताइए, चाहे तारकेश्वर हो या फिर कुंभ मेले का इंतजाम हुआ था, आजम खान उसके इंचार्ज थे। कुंभ मेला का 2013 में। वो कैसे हो सकते हैं? अब आप कह सकते हैं आजम खान तो मुसलमान थे। कुंभ मेला के सर्वे कैसे हो सकते हैं? वो मंत्री थे उस वक्त। तो इस तरह की अहमकाना और बेवकूफी बात की नहीं कीजिए। इतनी आलिम फाजिल है, पता चल गया दुनिया को अब तक। पॉइंट है। रामकृपाल जी आपका न्यूट्रल एनालिसिस, आपने स्मृति ईरानी को सुना, प्रियंका जी को सुना, शाजिया जी को सुना, नाहिद लहरी खान को सुना। आपका न्यूट्रल एनालिसिस रामकृपाल जी। ऐश्वर्य जी, मैं केवल कुछ तथ्य रख रहा हूं जी, उसी से समझ लीजिए। वक्फ बोर्ड जो था, जैसा आपने बताया, 1923 में ये अंग्रेजों ने इसको बनाया था, और उस समय भी ये बात उठी थी कि इसको कोई बोर्ड के अलावा इसका कोई और इस पर कोई और किसी के इंटरप्रिटेशन का अधिकार नहीं होगा, कोई इस पर फैसला दूसरा नहीं दे सकता। उसको खारिज कर दिया था और
तब भी ये कहा था अंग्रेजों ने भी कि प्रिवी काउंसिल विल बी द फाइनल अथॉरिटी। खैर ये तो बात हो गई। 1954 में जब नेहरू जी थे उस समय एक ये अमल में आया एक दूसरे रूप में, और उसके बाद जैसा आपने बताया 1995 में क्यों चेंज किया गया, मैं एक चीज बता रहा हूं। बाबरी मस्जिद ढहने के बाद इस देश का मुसलमान कांग्रेस से नाराज हो गया, बहुत बुरी तरह नाराज हो गया जी। और 92 के बाद इस देश का मुसलमान क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ चला गया जी। जहां भी जो उसको था, यूपी में मुलायम, मायावती या आखिर अपना ममता बनर्जी, जहां जो भी था उनकी तरफ चला गया। एक कोशिश कांग्रेस ने की 95 में कि किसी तरह से मुसलमानों भाइयों को, माइनॉरिटी जो हमारा वोट बैंक रहा, इसको फिर से साधा जाए। ये साधने की कोशिश 1995 में की गई और उसके बाद आप याद कीजिए सर 2013 में सर आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों, मैं उसको चेक करा रहा हूं। आपका ऑडियो अचानक चला गया। रामकृपाल जी का ऑडियो चेक कीजिए, लेकिन कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? रामकृपाल जी माफी चाहता हूं, मैं सिर्फ अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। शाजिया जी, नाहिद लहरी खान साहब और प्रियंका जी, मेरे पास ये लिस्ट है पूरी 54 देशों की, 54 इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें से 23 देशों ने इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन घोषित किया है। एक भी देश में नाहिद लहरी खान जी, मैं पूरा लिस्ट पढ़ सकता हूं, रेंजिंग फ्रॉम आवर पड़ोसी पाकिस्तान, टोगो, पाकिस्तान से, लिबिया हो या इजिप्ट, कहीं नहीं ऐसी ताकत वक्फ बोर्ड के पास कहीं नहीं है। ये यहाँ पे हमारे कुछ राजनेताओं ने अपने लिए, अपने लोगों के लिए, कुछ करप्ट, कुछ खास लोगों के लिए किया हुआ है। एब्सोल्युटली शाजिया जी, आई एम विद यू ऑन दिस। अपना इस्लाम चला रहे हैं। नाहिद लहरी खान जी, हंसने से कुछ नहीं होगा, इस पे एक लंबी डिटेल करूंगा, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुनाइट। रामकृपाल जी, आपके ऑडियो में कुछ गड़बड़ हो गया, मैं माफी चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।